डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भूकंप विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने भूकंप के कारण के बारे में अध्ययन किया और भूकंप का वर्गीकरण के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं भूकंप विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लें कि भूकंप मूल क्या होता है। तो जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसी स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। यानी जिस स्थान पर भूकंप की घटना सबसे पहले प्रारंभ होगी वही स्थान कहलाता है भूकंप का उत्पत्ति केंद्र और उसको हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। भूगर्भ में स्थित यह वह स्थान होता है जहां से भूकंप से उत्पन्न लहरें प्रसारित होती है। तो भूकंप मूल जो होता है वह भूगर्भ में एक ऐसा स्थान होता है जहां से भूकंप की लहरें उत्पन्न होकर के प्रसारित होती हैं। प्रत्येक भूकंप से चाहे सामान्य हो अथवा तीव्र लहरें प्रसारित होती हैं। तो भूकंप जो होता है यदि वो सामान्य है तो भी उससे लहरें प्रसारित होंगी और तीव्र होगा तो भी उससे लहरें जो होती हैं प्रसारित होती है। फर्क इतना होता है कि उनकी तीव्रता में अंतर आ जाता है। इस प्रकार की लहरों को भूकंपीय लहर कहते हैं। यानी भूकंप से जो लहरें प्रसारित होती है उन्हीं को हम कहते हैं भूकंपीय लहर हम कह सकते हैं। भूकंप मूल के ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र होता है जहां पर भूकंपीय लहरों का ज्ञान जो होता है सर्वप्रथम होता है। यानी भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर एक केंद्र होता है जिसको हम भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले भूकंपीय लहरों का ज्ञान होता है और इसे हम भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। यानी एपिसेंटर जो होता है भूकंप मूल या फोकस के ठीक ऊपर हमेशा 90 डिग्री पर होता है तथा भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में यह भूकंप मूल से सबसे नजदीक होता है। तो जो एपिसेंटर होता है वो भूकंप मूल से सबसे नजदीक होता है या हम ऐसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जगह जो होती है वो एपिसेंटर ही होती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है भूकंप मूल और अधिकेंद्र या फोकस और एपिसेंटर को। यहाँ ये देख रहे हैं ये फोकस है, इसके ठीक 90 डिग्री पर ये जो रेड पॉइंट दिखाया गया है वो एपिसेंटर है। यहाँ दूसरे डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं ये फोकस है, इसके ठीक 90 डिग्री पर ये एपिसेंटर है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है वो फोकस और एपिसेंटर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकेंद्र पर लगे यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। यानी एपिसेंटर पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसके द्वारा ही भूकंपीय लहरों का जो है अंकन किया जा सकता है और इस यंत्र को भूकंप लेखन यंत्र अथवा सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो जिस यंत्र के द्वारा हम भूकंपीय लहरों का अंकन करते हैं उसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। और भूकंप विज्ञान अथवा सेस्मोलॉजी वह विज्ञान अथवा विषय है जिसमें सेस्मोग्राफ द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप विज्ञान या सेस्मोलॉजी की यदि बात करें तो सेस्मोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें सेस्मोग्राफ यानी जो लहरें अंकित की गई है उनका अध्ययन किया जाता है। तो जब सेस्मोग्राफ द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन किया जाता है तो वो विषय कहलाता है भूकंप विज्ञान या सेस्मोलॉजी उसको कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर ये सेस्मोग्राफ है एक प्रकार का जिसको हमने यहाँ फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और इधर ये हमें जो फोटो दिखाई दे रही है वो सेस्मोमीटर है। तो यहाँ सेस्मोग्राफ और सेस्मोमीटर दोनों को दिखाने का प्रयास किया गया है। सेस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके उत्पत्ति स्थान एवं प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
तो जो सेस्मोग्राफ होता है उसकी सहायता से भूकंपीय लहरों की गति किस प्रकार की है, उनका उत्पत्ति का स्थान जो है वो किस तरह का है और कितने क्षेत्र को वो प्रभावित करेगा, इसके बारे में जानकारी जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। भारत में पूना, मुंबई, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता आदि में भूकंप लेखन यंत्रों की स्थापना की गई है। तो भारत में ये पूना, मुंबई, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता इन जगह पर भूकंप लेखन यंत्र जो है वो लगाए जा चुके हैं। भूकंप का अधिकेंद्री एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भूकंपीय लहरों का प्रभाव सर्वप्रथम होता है, यानी एपिसेंटर जो होता है वही एक ऐसी जगह होती है जहां पर भूकंपीय लहरों का प्रभाव जो होता है सबसे पहले होता है। अधिकेंद्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ पर लहरों की तीव्रता जो होती है सर्वाधिक होती है। तो जो एपिसेंटर होता है, एक तो वहां भूकंपीय लहरों का जो प्रभाव होता है वो सर्वप्रथम होता है और उसके साथ साथ में यही एक ऐसी जगह होती है जो भूकंप द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है क्योंकि इसी स्थान पर जो लहरों की तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। 26 जनवरी 2001 के भुज यानी कच्छ का जो गुजरात के प्रचंड भूकंप का अधिकेंद्र भुज के पास ही था, जिस कारण भुज, अंजार और भचाऊ नगरों को सर्वाधिक क्षति हुई, जबकि अहमदाबाद दूर होने के कारण कम प्रभावित हुआ। तो 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था उसमें भुज और भुज के आसपास का जो एरिया था उसके प्रभावित होने का कारण ये था कि वो अधिकेंद्र के नजदीक थे या एपिसेंटर उसका जो था वही था, इसी कारण वहां पर जो है सबसे अधिक नुकसान हुआ। जबकि अहमदाबाद में कम नुकसान हुआ, उसका कारण ये रहा कि वो स्थान जो था एपिसेंटर से दूर था। तो जितना स्थान एपिसेंटर से दूर होगा वो उतना ही कम प्रभावित होगा। यहां हम देख पा रहे हैं, मैप में दिखाया गया है, यहाँ पर ये भुज की लोकेशन को दिखाया गया है कि जो भूकंप आया उसका केंद्र भुज था। यहाँ दूसरे मैप में भी ये गुजरात के कच्छ एरिया में भुज की लोकेशन को दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर होते जाते हैं इन लहरों की तीव्रता तथा क्षतिकारी प्रभाव जो होता है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाते हैं तो जो हानिकारक प्रभाव होगा वो कम होगा। उसका कारण ये होता है कि लहरों की जो तीव्रता होती है उसमें कमी आ जाती है। लहरें अधिकेंद्र पर पहुंच जाने के बाद उस केंद्र के चारों तरफ प्रसारित होने लगती है और इन लहरों का मार्ग जो प्राय होता है वो वृत्ताकार या अंडाकार होता है। तो भूकंपीय लहरें जो होती हैं उनका मार्ग वृत्ताकार या अंडाकार होता है। जिस प्रकार समान वायु भार को मिलाने वाली रेखा को समवायु भार रेखा तथा सागर तल पर समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, उसी तरह से भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान आघात क्षेत्रों यानी आघात क्षेत्रों का निर्धारण जो होता है विभिन्न क्षेत्रों पर होने वाली क्षति के अनुसार होता है, को मिलाने वाली रेखाओं को भूकंप समाघात रेखाएं कहते हैं। आइसोसेस्मल लाइंस उनको कहा जाता है। तो जिस तरह से समान वायुदाब रेखाएं होती है या समताप रेखाएं होती है, उसी तरह से होती है भूकंप समाघात रेखाएं, यानी ये क्या होती है, समान आघात क्षेत्रों का निर्धारण करने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोसेस्मल लाइंस इनको कहते हैं। यदि अधिकेंद्र बिंदु होता है तो वहां से उत्पन्न समाघात रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। यानी ये मान लें कि अधिकेंद्र या एपिसेंटर जो है एक डॉट के रूप में है या एक बिंदु के रूप में है, तो जो समाघात रेखाएं होंगी वो वृत्ताकार होंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि अधिकेंद्र जो होता है एक डॉट या एक बिंदु के रूप में ना होकर एक दरार के रूप में या लंबी रेखा के रूप में होता है। इसलिए समाघात रेखाएं जो होती है वृत्ताकार ना होकर के क्या होती है, वो अंडाकार होती हैं। उसका कारण है कि अधिकेंद्र जो होता है वो एक दरार के रूप में या लंबी रेखा के रूप में होता है। यदि भूकंपीय लहरों की बात की जाए तो जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें जो होती है वो उठने लगती है
और सर्वप्रथम ये भूकंप जो होता है वो भूकंप के मतलब जो लहरें होती हैं वो सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती है और उसी स्थान को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। सेस्मोग्राफ द्वारा इनका अंकन कर लिया जाता है। तो सेस्मिक वेव्स जो होती हैं उनका अंकन सेस्मोग्राफ के द्वारा कर लिया जाता है। भूकंपीय लहरों के अंकन और अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अधिकेंद्र से दूर यानी एपिसेंटर से दूर प्रत्येक भूकंप की भूकंपीय लहरों में प्राय 3 फेजेस होती हैं। यानी एपिसेंटर से दूर यदि भूकंपीय लहरों की बात करें तो उनकी 3 फेज हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 है सर्वप्रथम क्षीण कंपन होता है, यानी सबसे कम कंपन होता है। इस प्रकार की कंपन को हम कहते हैं प्राथमिक कंपन। दूसरा होता है प्राथमिक कंपन के बाद अचानक शीघ्र ही द्वितीय कंपन होता है, इसे कहते हैं द्वितीयक प्राथमिक कंपन। उसके बाद में अंत में सर्वाधिक तीव्र कंपन होता है। इसमें कंपन की गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे प्रधान कंपन कहते हैं। तो 3 दशाएं हो सकती हैं, प्राथमिक कंपन, द्वितीय प्राथमिक कंपन और इसे तीसरा जो होता है वो होता है प्रधान कंपन। तो अधिकेंद्र से दूर जो प्रत्येक भूकंप की लहरें होती हैं उनकी 3 फेज होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं भूकंपीय लहरों के बारे में। तो भूकंपीय लहरें जो होती हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें, दूसरा है आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें और तीसरी है धरातलीय लहरें। तो 3 प्रकार की लहरें हैं जिनको विभाजित किया गया है। यहां हम देख रहे हैं भूकंपीय तरंगों को फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। ये पी वेव्स है, दूसरी प्रकार की है एस वेव्स और तीसरी प्रकार की है सरफेस वेव्स या इनको एल वेव्स भी कहते हैं। यहां हम देख रहे हैं पी और एस वेव्स का ये एपिसेंटर से किस तरह से ये जा रही हैं, उस तरह से इनको दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी जो पी वेव्स होती है नो डायरेक्ट पी वेव्स, यानी ये जो इस तरह से इनका जो मुड़ाव है वो यहाँ दिखाया गया है कि लिक्विड स्टेज आएगी तो वो किस तरह से टर्न कर जाएंगी और सॉलिड स्टेज आएगी तो वो या मेंटल में वो किस तरह से चलती हैं, कोर में वो किस तरह से चलती हैं। इस डायग्राम के द्वारा ये समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं फिर से भूकंपीय लहरों के बारे में देख रहे हैं कि ये प्राथमिक कंपन होता है, ये द्वितीय कंपन होता है और ये अंतिम कंपन होता है, जिसको यहाँ डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ भी हम एक प्रकार का और डायग्राम बता रहे हैं कि यहाँ ये एपिसेंटर है और ये इस तरह से कुछ स्टेशंस बताए गए हैं और यहाँ इन पी वेव्स और एस वेव्स को दिखाया गया है कि धरातल पर ये किस तरह से गति करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक अथवा प्रधान लहरों के बारे में। तो प्राथमिक लहरें जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती है तथा इनमें अणुओं की कंपन लहरों की दिशा में आगे या पीछे होती रहती हैं। तो प्राथमिक लहरों की जो विशेषता होती है ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। इसी कारण से इस लहर को अनुदैर्घ्य लहर भी कहते हैं। तो ये जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान कार्य करती है। ये लहरें ध्वनि लहर की भांति आगे पीछे धक्के देती हुई चलती है। चूंकि इन लहरों से दबाव पड़ता है अतः इन्हें दबाव वाली लहरें भी कहते हैं, यानी कंप्रेशन वेव्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे पीछे चलती हैं तो ये दबाव उत्पन्न करती है, इसलिए इनको दबाव वाली लहरें भी कह सकते हैं। इन सीधी लहरों को अंग्रेजी के पी अक्षर से संबोधित किया जाता है और ये जो लहरें होती हैं वो सबसे अधिक तीव्र होती हैं। तो ये जो पी लहर जो होती हैं या ऐसे कह सकते हैं पी वेव जो होती हैं उनकी गति जो होती है सबसे अधिक तीव्र होती है। सीधी लहरें ठोस भाग से होकर तीव्र गति से गुजरती है तथा तरल भागों में इनकी गति क्षीण हो जाती है। तो ये जो लहरें होती हैं वो ठोस भाग से जब गुजरती हैं तो वो तीव्र गति से गुजरती हैं और तरल भागों में इनकी गति जो होती है वो कम हो जाती है। प्राथमिक लहरों की जो औसत गति होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है
परंतु विभिन्न प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा इनकी जो गति होती है प्रति सेकंड, इनकी गति होती है 8 से 14 किलोमीटर के बीच। यानी ये पी लहरों की गति है, उनकी गति प्रति सेकंड जो होती है 8 से 14 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। भूकंप अधिकेंद्र से प्राथमिक लहरें ठीक 2 मिनट में अपने विपरीत धरातलीय भाग या प्रतिध्रुवस्थ स्थान पर पहुंच जाती है। यानी एंटीपोडल पॉइंट पर ये 2 मिनट के अंदर ही पहुंच जाती हैं। इनकी गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है और इसी के कारण जो होता है ये धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है। तो पी वेव जो होती है उनकी गति अधिक होती है, इसी कारण वो धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है और इनकी गति जो होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी प्रकार की आड़ी या अनुप्रस्थ लहरों के बारे में। तो ये लहरें जो होती हैं वो जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। यानी इनका जो व्यवहार होता है या तो जल तरंग के जैसा या प्रकाश तरंग के जैसा इनका व्यवहार होता है। और इन्हें आड़ी लहर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अणुओं की गति जो होती है लहर के समकोण पर होती है, अर्थात अणुओं की जो कंपन लहरों की दिशा के आर पार होती है। यानी समकोण पर गति होने के कारण इनको आड़ी या अनुप्रस्थ लहरें भी कहते हैं। इन्हें द्वितीय अथवा गौण लहर या सेकेंडरी वेव्स भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक सीधी लहर के बाद प्रकट होती है। यानी पी लहर के बाद ये प्रकट होती है, तो इनकी गति जो होती है उनके कंपैरिजन में या पी लहर के कंपैरिजन में जो होती है वो कम होती है। इस लहर को विध्वंसक लहर भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है, विध्वंसक लहर भी इसको कह सकते हैं। और इस प्रकार की जो लहर होती है वो तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती है। यही कारण है कि आड़ी लहरें सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वेव्स है जो तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती हैं। तो एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती हैं। तीसरी प्रकार की लहरें हैं धरातलीय लहरें, सरफेस वेव्स या एल वेव्स, जिनको हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो धरातलीय अन्य 2 लहरों की अपेक्षा इनका वेग जो होता है वो कम होता है और इनका भ्रमण पथ जो होता है पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। चूंकि ये लहरें जो होती है पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा करके अधिकेंद्र पर पहुंचती है, अतः इन्हें पी और एस लहरों की अपेक्षा क्या होता है लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण से धरातलीय लहरें जो होती हैं वो अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि एल वेव्स जो है वो सबसे बाद में पहुंचने का कारण क्या है। उसका कारण ये है कि इनको पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके ये अधिकेंद्र पर पहुंचती है। इसी कारण इनकी जो गति होती है वो पी और एस लहरों की अपेक्षा कम होती है और इनको लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण ये जो होती हैं अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। इन लहरों की लंबी अवधि वाली लहरें अथवा लंबी लहरें भी इनको कहा जा सकता है। तो इन लहरों को लंबी लहर भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इनका भ्रमण समय जो होता है वो अधिक होता है और सबसे अधिक दूरी जो है इनको तय करनी पड़ती है। इसके अलावा इनको एल अक्षर से भी संबोधित किया जाता है, यानी इनको एल वेव्स के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। ये लहरें जल से होकर भी गुजर जाती है। यही कारण है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है और इनका प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। तो यदि सबसे विनाशकारी लहरों की बात करें तो वो एल लहर होती है। उसका कारण ये है कि वो जल से भी गुजर जाती है, इसलिए थलीय भाग और जलीय भाग दोनों को ये प्रभावित करती हैं। धरातलीय लहरों की गति जो होती है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी इन लहरों की जो गति होती है वो होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, या हम ऐसे कह सकते हैं पी और एस वेव्स दोनों से इनकी जो गति होती है वो काफी कम होती है। अब बात कर रहे हैं
वेग में विभिन्नता के आधार पर लहरें कितने प्रकार की होती है, तो इसमें देखेंगे वेग में विभिन्नता के आधार पर लहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है P और S लहरें, नंबर 2 है PG तथा SG लहरें और नंबर 3 है P स्टार तथा S स्टार लहरें। ये जो वर्गीकरण किया गया है वो वेग में विभिन्नता के आधार पर लहरों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं P और S लहरों के बारे में। तो ये जो लहरें होती हैं सबसे अधिक वेगवती होती है, यानी P और S लहरों का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। ये लहरें पृथ्वी के अंतरतम में भी प्रवेश कर जाती है तथा जैसे जैसे ये नीचे की तरफ अग्रसर होती है इनकी गति बढ़ जाती है, परंतु तरल भाग से होकर S लहरें जो होती हैं वो नहीं गुजरती हैं। तो जो P लहरें होती हैं वो अंतरतम में भी प्रवेश करती जाती है और इनकी गति जो होती है वो नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है, परंतु जो S लहरें हैं वो तरल भाग से नहीं गुजरती हैं। पृथ्वी की निचली परत जिसको हम कहते हैं लोअर लेयर में जो P लहरें होती हैं उनकी गति होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड और S लहर की गति होती है 4.35 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा पृथ्वी के अंतरतम में 2900 किलोमीटर की गहराई पर P लहर की जो गति होती है वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहां हम देख रहे हैं P तथा S लहरों का पैटर्न दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं S लहर जो ये एपिसेंटर से उत्पन्न होकर के ये निकलती है और इस तरह से ये टर्न कर जाती हैं, और इधर हम इस दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एपिसेंटर से P वेव्स का जो पैटर्न है वो दिखाया गया है कि इस तरह से यहाँ ये आती है और थोड़ा झुकती हुई टर्न करती हुई निकल जाती है, यानी ये नीचे तक चली जाती है। P waves that pass through the core, यानी कोर को भी पार करते हुए ये चली जाती है, और ये यहाँ S वेव का शेडो जोन जो है हमें दिखाया है, और ये P वेव्स का शेडो जोन है जो 103 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में है। अब हम बात कर रहे हैं P और S लहरों को एक अन्य डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ये कंप्रेशन कर रही है और इस तरह से ये लहर नुमा चलती हैं। इस डायग्राम से हमें इनमें अंतर समझ में आ रहा है, और यहाँ भी P और S वेव का जो सेस्मिक वेव्स है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो स्थिति दिखाई गई है अप्रोक्स 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ जो स्थिति है वो है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो प्राइमरी वेव्स या P वेव्स जो है कंप्रेशन वेव्स हैं, यहाँ ये देख रहे हैं, और S वेव्स जो है सेकेंडरी वेव्स जो है शेयर वेव्स है ये। तो इस डायग्राम से भी हमें समझ में आ सकता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी प्रकार की लहरें, PG तथा SG लहरें। तो क्रोएशिया की कल्पा घाटी के 1909 के भूकंप में P तथा S के अलावा 2 ऐसी लहरों का पता लगाया गया जो सामान्य गुण में तो P और S लहरों की समान थी, परंतु उनकी जो गति थी वो P और S की अपेक्षा जो थी वो कम थी, यानी उनकी गति जो थी वो कम थी P और S के कंपैरिजन में। तो इस लहर युग्म का जो नामकरण किया गया वो PG और SG किया गया। ये लहरें मुख्यतया पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर के भ्रमण करती है, यानी ऊपर वाली लेयर में ही ये चलती हैं, नीचे की तरफ ये नहीं जाती है। उसका कारण है इनकी गति जो होती है वो कम होती है। इनमें PG की गति जो होती है 5.4 और SG की जो गति होती है 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो हम देख पा रहे हैं P और S के कंपैरिजन में जो है इनकी गति काफी कम है। अब हम बात कर रहे हैं P स्टार और S स्टार लहर के बारे में। कॉनार्ड महोदय ने टॉर्न के 1923 ईस्वी के भूकंप के अध्ययन के आधार पर एक तीसरी प्रकार के लहर का पता लगाया। इनका जो नामकरण इन्होंने रखा वो P स्टार और S स्टार रखा, और इनकी गति जो थी वो P तथा PG के बीच में थी, यानी इनकी गति ये मध्यम लेयर तक जो थी वो जा पा रही थी।
इस प्रकार पी स्टार लहर पृथ्वी की मध्यवर्ती परत में 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण कर रही थी। यानी इनकी जो गति थी वो पी के कंपैरिजन में कम थी और पीजी के तुलना में अधिक थी, ऐसा हम कह सकते हैं। जो इनकी गति है पी स्टार की गति जो है पी और पीजी के बीच की गति होती है। जेफरीज ने जर्सी के 1926 तथा हरफोर्ड ने 1925 ईस्वी के भूकंप के आधार पर विध्वंसक लहर का भी पता लगाया है और इनकी गति जो होती है एस और एस जी के बीच की थी, जो पृथ्वी के मध्यवर्ती परत से होकर के 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति कर रही थी। और इस प्रकार का जो नामकरण एस स्टार किया गया और यह लहर युग्म जो कहलाया वो पी स्टार और एस स्टार कहलाया, जो कि जिनकी गति जो थी पी एस और पीजी और एसजी के बीच की थी। यानी ये मध्यवर्ती लेयर में या मध्यवर्ती परत में ये जो थी वो चल पा रही थी, इसलिए उसका कारण था इनकी गति जो थी पी और एस से कम और पीजी और एसजी से अधिक थी, इसलिए ये मध्यवर्ती परत तक जा पा रही थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं विभिन्न गतियों के आधार पर पृथ्वी में विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों की जो स्थिति है वो किस तरह से है। इसमें हम देख रहे हैं नंबर 1 है पीजी लहर 5.4 किलोमीटर और एसजी लहर 3.3 किलोमीटर की गति से यानी प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ऊपरी परत में भ्रमण करती है। दूसरी है पी स्टार लहर 6.0 से 7.2 किलोमीटर और एस स्टार लहर की जो गति होती है 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये भ्रमण करती है। और यह गति जो होती है पीजीएसजी तथा पी और एस के बीच की गति होती है, इसलिए प्रमाणित होता है कि ये ऊपरी परत के नीचे एक मध्यवर्ती परत भी होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो लहरें होंगी सिर्फ ऊपरी परत में भ्रमण करेंगी और ये जो लहरें हैं पी स्टार और एस स्टार जो होती हैं वो मध्यवर्ती परत में भ्रमण करती हैं। और तीसरी प्रकार की जो लहरें होती हैं पी लहर उसकी गति होती है 7.8 और एस लहर की गति होती है 4.35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये प्रवाहित होती है। इससे एक निचली परत की संभावना होती है। तो इनके आधार पर हम पता कर सकते हैं इन लहरों के आधार पर कि 3 प्रकार की जो परतें होती हैं वो पाई जाती है, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। पृथ्वी के अंतरतम भाग में पी की गति 13 किलोमीटर और एस की गति जो होती है 9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ये सबसे अधिक वेगवान लहरों का क्षेत्र होता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानों का बना होता है। यहाँ पर पी और एस लहरों की गति जो होती है अचानक बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि जो पृथ्वी का अंतरतम भाग है वो सबसे अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना हुआ है, इसी कारण से ऐसा होता है। इसके अलावा पृथ्वी के अंतरतम पर पहुंचने पर पी लहरों की गति जो होती है वो कुछ धीमी पड़ जाती है। नियमानुसार जो होता है एस लहर जो होती है तरल मार्ग से नहीं गुजर पाती है और इस बात से ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग जो होता है कुछ तरल अवस्था में भी मौजूद है, परंतु यह तरल भाग जो होता है भारी घनत्व वाला होता है। इसी कारण से यहाँ पर जो होता है पी लहरों की गति जो हो जाती है वो तेज हो जाती है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आंतरिक भाग या अंतरतम भाग की हम बात कर रहे हैं वो लोहा या निकेल से बना हुआ होता है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और भूकंप के बारे में विस्तृत अध्ययन के लिए आप भूकंप का उत्पत्ति के कारण, भूकंप का वर्गीकरण और भूकंप विज्ञान इन सभी विषयों के बारे में अवश्य अध्ययन करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।